गरीब माँ की 5 लंबे बालों वाली बेटियां। सरला चूल्हा जलाती है और उस पर एक कढ़ाई रख के सरसों के तेल में कड़ी पत्ता, मेथी के दाने और कलौंजी डालकर तेल को पकाने लगती है। अरे माँ, अब तेल बनाने में लग गई। हम यही कहने आए थे कि तेल खत्म हो गया है। और अगर तेल खत्म हो गया है तो फिर हम अपने बालों में क्या लगाएंगे? क्योंकि बिना तेल लगाए तो हमारा गुजारा ही नहीं चलेगा। और ये तेल ही तो हमारे लंबे बालों का राज है। मुझे पहले ही पता था बेटा कि तेल खत्म हो गया है, इसीलिए मैं बनाने के लिए बैठ गई ताकि मेरी बेटियों के बालों को बढ़ाने में कोई कमी ना हो। सरला की 5 बेटियों के बाल बहुत ज्यादा लंबे थे और सरला हमेशा से अपनी बेटियों के बालों में सरसों का तेल लगाती थी। तभी वहां पड़ोसन कोकिला आ जाती है, जो हमेशा ही सरला और उसकी बेटियों के बालों से खूब चिढ़ा करती थी। अरे सरला, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, बस तेल बना रही थी अपनी बेटियों के बालों में लगाने के लिए। अच्छा, कौन सा तेल है, बता तो जरा। बस ये सरसों का तेल है। और क्या? इसके 5 बेटियों के बाल इतने लंबे हैं और मेरी बेटी, उस बेचारी के मुट्ठी भर बाल हैं। इससे ये ले लेती हूँ, मेरी बेटी के बाल भी बढ़ जाएंगे। अरे क्या हो गया कोकिला बहन, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही। जरा थोड़ा सा तेल मुझे भी दे देना कटोरी में डालकर, मैं भी लगाऊंगी अपने बालों में। कोकिला की बात सुनकर सरला उसे कटोरी में थोड़ा सा तेल डालकर दे देती है, जिसे लेकर कोकिला अपने घर पर पहुंच जाती है और अपनी बेटी रेशमा से बोलती है। ले बेटा रेशमा, अपने बालों में ये तेल लगा ले। ये क्या गंदा सा तेल ले आई हो आप? कितनी बदबू आ रही है इसमें से। ये आयुर्वेदिक तेल है, इसे लगाने से तेरे बाल है ना, वो लंबे और घने हो जाएंगे। माँ, मैं पहले ही हेयर फॉल से इतनी ज्यादा परेशान हूँ, ऊपर से आप पता नहीं ये क्या ले आई हैं। मैं नहीं लगा रही इसे अपने बालों में। अरे लगा ले बेटा, अपनी माँ पर भरोसा नहीं है क्या? लगा ले। रेशमा अपनी माँ से तेल की कटोरी लेकर साइड में रख देती है। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद लगा लूंगी। अभी आप जाइए, मैं कुछ काम कर रही हूँ अपने कमरे में। हाँ ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ। लगभग 1 महीना गुजर जाता है और रेशमा अपने बालों में वही तेल लगाती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। लेकिन अब रेशमा के बाल पहले से भी ज्यादा कम हो गए थे। माँ, आप बाल बढ़ाने का तेल लेकर आई थी या बाल घटाने का? मेरे बाल पहले से भी कम हो गए हैं। अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो उसी के घर से लेकर आई थी। खुद से क्या बड़बड़ा रही हैं आप? मेरी बात का जवाब दीजिए। बेटा, मैं तो तेरे लिए अच्छा ही कर रही थी, पता नहीं सब कुछ उल्टा कैसे हो गया। चिंता मत कर, देखना तेरे बाल भी एक दिन बहुत लंबे और घने हो जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर रेशमा को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपना फोन चलाती हुई छत पर चली जाती है, जहां वो देखती है कि 5 गरीब बहनें कंघी से अपने लंबे लंबे बालों को संवार रही हैं। लगता है बाल ज्यादा ही लंबे हो गए हैं, नीचे से थोड़े थोड़े कटवा देने चाहिए। हाँ, थोड़े थोड़े बाल कटवाने से बालों में दो मुंह नहीं होते। लेकिन बाहर जाकर कटवाने की क्या जरूरत है, हम घर पर ही काट लेते हैं ना एक दूसरे के बाल। पहले भी तो हम सब घर पर ही काटते थे, हमारे पास इतने पैसे थोड़ी हैं कि ब्यूटी पार्लर जा सके। मैं नीचे से कैंची लेकर आती हूँ। राधा जल्दी से नीचे से कैंची लेकर आती है और 5 बहनें एक दूसरे के बालों की कटिंग करती हैं। यह देखकर रेशमा बोलती है। इनके सर पर तो कैसे लंबे बालों की खेती लहरा रही है, और जिस हिसाब से मेरे बाल टूट रहे हैं, मुझे लगता है मैं गंजी हो जाऊंगी और फिर मुझे एक्सटेंशन का सहारा लेना पड़ेगा। मेरी तो शादी भी नहीं होगी। रेशमा रोने लग जाती है और रोती रोती नीचे आ जाती है। क्या हो गया बेटा, तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? माँ, सामने वाले गरीबों के बाल देखो ना, कितने लंबे हैं। और मेरे, जिस घर पर सब कुछ मिलता है, फ्रूट, नट्स, डाइट, सभी का मैं इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी मेरे बाल टूटे जा रहे हैं। पता नहीं ये गरीब सरला अपने बेटियों के बालों में कौन सा जादुई तेल लगाती है। मुझे नहीं पता माँ, आप कुछ भी करो, लेकिन मुझे भी उनकी तरह लंबे बाल चाहिए। तू रो मत बेटा, तेरी माँ तेरी सारी विश पूरी करेगी। कोकिला अपनी बेटी के झड़ते बालों को रोकने और उन्हें लंबा करने के लिए 100 नुस्खे आजमाती है, लेकिन कोई भी नुस्खा रेशमा के बालों पर काम नहीं करता और हर दिन उसके बाल और कम हो जाते हैं। जब घी सीधे उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब मुझे कोई और ही तगड़म लगानी पड़ेगी, जिससे मेरी बेटी के बाल गरीब सरला की बेटियों के बालों जैसे हो जाएं, या उन्हीं के बाल मेरी बेटी के सर पर लग जाएं। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह कॉलोनी में भूपू के जरिए एक अनाउंसमेंट होती है। सुनिए सुनिए सुनिए, सभी लड़कियां सुनिए, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है।
हमारे शहर में होने जा रहा है एक बहुत अच्छा फैशन कंपटीशन, जहां पर जीतने वाले को मिलेगा पूरे 50,000 का इनाम और साथ ही साथ कई और चीज भी। तो देरी ना करें, आज ही अपना नाम रजिस्टर करवा ले। फैशन कंपटीशन की खबर पूरी कॉलोनी में फैल जाती है और सभी लड़कियां तैयारियों में लग जाती हैं। अरे वाह, फैशन कंपटीशन हो रहा है। क्या कहते हो, हम भी अपना नाम लिखवा लें क्या? अरे सिर्फ नाम लिखवाने से कुछ थोड़ी ना होता है, कपड़े भी चाहिए, मेकअप भी चाहिए। वही तो, इतना सब कुछ करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। पर कोशिश करने में क्या जाता है, हमें एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। अगर हम में से कोई भी जीत गया तो फिर इनाम हमें मिल जाएगा। पर हम पांचों कैसे जा सकते हैं? जाएगा तो कोई एक ही ना। ऐसे ही पांचों बहनें फैशन कंपटीशन में जाने की प्लानिंग करती हैं और फॉर्म भरने के लिए पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो पांचों ग्रुप में भी अपनी परफॉर्मेंस दे सकती हैं। ये तो खुशी की बात है, अब हम पांचों एक साथ जा सकते हैं। सबकी तरह हम भी पूरी कोशिश करेंगे, तो क्या पता हम जीत ही जाएं। पांचों बहनों और मोहल्ले की बाकी लड़कियों के साथ रेशमा भी फैशन कंपटीशन का फॉर्म भरने के लिए आई होती है। और जैसे ही वो अपना फॉर्म लेकर काउंटर पर जाती है, तो काउंटर पर बैठा आदमी बोलता है, अरे मैडम, फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले अपना हुलिया तो सुधार लो। क्यों, क्या हुआ है मेरे हुलिये को? सुंदर हूँ, 0 फिगर है मेरा, फैशन की सेंस है मेरे अंदर। लेकिन सर पर बाल तो नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेड़ पर कहीं कहीं आम लगे हैं। आदमी की बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग बड़े जोर जोर से हंसने लगते हैं। आप फॉर्म सबमिट कीजिए, लेक्चर मत दीजिए। वो अपना फॉर्म सबमिट करवाकर घर आ जाती है और वहां हुई सारी बात अपनी माँ को बताती है। चिंता मत कर बेटा, इस फैशन शो के शुरू होने तक तेरे सर पर लंबे घने बाल होंगे। तेरी माँ का वादा है तुझसे। सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है माँ, कंपटीशन मुझे ही जीतना है, अपना वादा टूटने मत देना। कोकिला अपनी बेटी के बालों को सरला की बेटियों के बालों जैसा बनाने के लिए अपने दिमाग में साजिश रचने लगती है और एक दिन अपने कमरे में बैठी बैठी वो खुद से बोलती है, अब मुझे मेरी चाल चल देनी चाहिए। अब बस यही एक रास्ता है जिससे मेरी बेटी की खोई हुई इज्जत उसे वापस मिल जाएगी और उसके सर पर लंबे बाल भी आ जाएंगे। ऐसे ही रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तो कोकिला एक काले रंग का लिबास पहनकर अपने मुंह को अच्छे से ढक लेती है और अपने हाथों में एक कैंची लेकर खुद से बोलती है, बस आज रात मैं अपना काम कर दूंगी और फिर जो मैं चाहती हूँ वो पूरा हो जाएगा। कोकिला अपने घर से निकलती है और बड़ी ही चतुराई से सरला के घर का दरवाजा खोलकर उसके घर के अंदर चली जाती है, जहां पांचों बेटियां आराम से सोई हुई होती हैं और पांचों की लंबी चोटियां खाट से नीचे लटक रही होती हैं। अब मैं जल्दी से अपना काम करती हूँ और यहाँ से निकल जाती हूँ, इससे पहले कि ये लोग उठ जाएं और मुझे पकड़ लें। पांचों बहनों की चोटी में से वो बाल काट लेती है और वापस से अपने घर आ जाती है। उसके बाद वो कटे हुए बालों को अच्छे से सीधा कर करके घर पर ही उनका एक विग बनाती है और उस विग को रेशमा को देते हुए बोलती है, ले बेटा, इसे लगा दो अपने सर पर, किसी को पता नहीं चलेगा कि तेरे बाल असली हैं या नकली। माँ, आपने तो कमाल कर दिया, सच में। और ये बाल कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, मैं इन्हें अभी लगाती हूँ। रेशमा जल्दी से अपने माँ के हाथों की तैयार की हुई विग को अपने सर पर लगा लेती है। मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, ये लंबे बाल मुझ पर कितने जच रहे हैं। जहाँ एक तरफ रेशमा खुश होती है, वहीं अगली सुबह जब पांचों बहनें सोकर उठती हैं, तो उनका दिल दहल जाता है कि आखिर उनके बाल रातों रात कौन काट कर ले गया। ये सब क्या हो गया? कोई हमारे बाल चोरी करके ले गया। और एक के भी नहीं, हम पांचों के ही बाल काटे हैं। अब हम फैशन कंपटीशन में कैसे जाएंगे? बेटा, तुम घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे सर पर अभी भी बाल हैं, तुम पूरे हौसले के साथ जाओ। लेकिन माँ, ये किसकी हरकत हो सकती है? आखिर कौन कर सकता है ऐसा? ये सब सोचने का वक्त नहीं है बेटा, तुम बस अपनी प्रतियोगिता पर ध्यान दो। अगले दिन ही फैशन कंपटीशन होता है। गरीब बहनों के पास जो भी कपड़े थे वो उन्हें पहनकर और अपने बालों को अच्छे से संवार कर कंपटीशन में पहुंच जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रेशमा भी नकली विग लगाए हुए वहां पर पहुंचती है। इसके बाल इतने लंबे कैसे हो गए? हाँ, उस दिन तो इसके बाल बहुत ज्यादा छोटे थे। लगता है कोई इलाज करवाया है अपने बालों का इसने फैशन कंपटीशन के लिए। फिर फैशन कंपटीशन शुरू हो जाता है और एक एक करके लड़कियां अपने हुस्न और बालों का जलवा स्टेज पर दिखाने लगती है।
पांचों बहनें भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाती हैं और जब रेशमा की बारी आती है, मुझे पता है कि आज मैं ही जीतूंगी। मेरे चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे बाल नकली हैं। स्टेज पर चलना शुरू करती है। तभी उसका पैर उसकी ड्रेस में अटक जाता है और वो मुंह के बल गिरती है और उसकी वेग उसके सर से निकलकर स्टेज पर गिर जाती है और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। हे राम, इसने तो नकली बाल लगा रखे थे। एक मिनट, इसके बाल तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। इसका मतलब इसने हमारे बाल काटकर अपने बालों के लिए विग बनाई ताकि ये फैशन कंपटीशन में खुद को अच्छा दिखा सके। लेकिन बुरे का बुरा नतीजा ही होता है। देखो कैसे सबके सामने इसकी असलियत आ गई। ये सब होने के बाद रेशमा का सभी के सामने खूब तमाशा बनता है और वो शर्मसार होकर पांचों बहनों की तरफ देखती है और तुरंत ही अपने घर आ जाती है। और इस कंपटीशन की विजेता सरला की पांचों गरीब बेटियां बनती हैं। 50,000 के इनाम के साथ और भी अच्छे तोहफे मिलते हैं और साथ ही थोड़े महीने के बाद ही उनके कटे हुए बाल वापस से फिर से लंबे हो जाते हैं। सुभाष अपनी बेटी चंदा के साथ रहा करता था। दरअसल हाल फिलहाल में ही चंदा की मां का देहांत हुआ था और सुभाष अपनी 2 साल की बच्ची को मां और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश कर रहा था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुभाष अपनी बेटी को अपने काम के साथ नहीं संभाल पाता। ऐसे ही एक दिन सुभाष शाम को घर आता है, जहां वो अपनी 2 साल की बेटी को घायल देख पूछता है, हे भगवान, मेरी बच्ची, तेरे घुटने पर इतनी चोट कैसे लगी? बेचारी 2 साल की बच्ची अपने पिता को अब क्या ही बता पाती। वो बस रोए जा रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन आती है और सुभाष से कहती है, लगेगी कैसे नहीं। अरे भैया, रोड पर खेल रही थी, तभी सामने से एक गाड़ी वाला आ रहा था। वो तो शुक्र है कमला बहन का, जिसने इसे उठा लिया और घर ले गई। अब वो भी बेचारी अपने घर के कामकाज में लग गई। कमला का बड़ा बेटा स्कूल से आया और गलती से ये उसकी गोद से गिर गई, तो इसे थोड़ी सी चोट लग गई। वैसे मैंने इसकी चोट पर हल्दी लगा दिया है, इससे ज्यादा दर्द नहीं होगा चंदा को। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, और कमला बहन को भी मेरी तरफ से धन्यवाद कहना, क्योंकि उसने मेरी बेटी को संभाला। भैया, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अभी हमारी चंदा सिर्फ 2 साल की है। उसे ना सिर्फ बाप बल्कि माँ की भी जरूरत है। मैं तो कहती हूँ आप दूसरी शादी कर लीजिए। इसी बहाने आपको भी जीवन साथी मिल जाएगा और चंदा को संभालने के लिए माँ भी। आखिर हम लोग भी कितना चंदा की देखरेख करेंगे। अरे हम आज है कल नहीं, वैसे भी पराये लोग ज्यादा साथ नहीं देते। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, लेकिन मुझ जैसे आदमी से कौन शादी करेगा? मेरे पास न पैसा है न घर। अरे है तो एक झोपड़ी और मेरी 2 साल की बेटी, ऊपर से मैं विधुर हूं। कौन मेरे घर में शादी करने आएगा? कौन मेरी बेटी को संभालेगा? भैया, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके लिए लड़की देखूं? मेरा मतलब है कि मैंने आपको भैया बोला है, तो उस नाते चंदा मेरी भतीजी हुई और अपने भैया का घर बसता देख कौन सी बहन खुश नहीं होगी। पड़ोसन की बात सुनकर सुभाष अपना सर हाँ में हिलाता है और चंदा को गोद में लिए अंदर चला जाता है। तो वहीं सुभाष की पड़ोसन अब सुभाष के लिए एक अच्छी सी लड़की देख उसकी शादी करा देती है। शादी कर सुभाष घर के अंदर प्रवेश कर गीता से कहता है, देखो गीत, मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन शायद मेरा प्यार सफल नहीं रहा, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं गई, बल्कि उसने हमारी एक निशानी मुझे दी, और वो है मेरी बेटी चंदा। मैं चंदा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बेटी चंदा का ठीक वैसे ही ख्याल रखोगी जैसे एक माँ रखती है। आप जरा भी चिंता मत कीजिए सुभाष जी। इस घर में शादी करके मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं बल्कि एक बच्चे की माँ भी बनकर आई हूँ। मुझे दीदी ने सब कुछ बता दिया था कि किस तरह आपकी पहली पत्नी इस दुनिया को छोड़ कर गई और आपने अकेले ही चंदा को माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश करी, लेकिन एक माँ का प्यार औरत ही दे सकती है बच्चे को। गीता की बात सुनकर सुभाष की आंखें भर आती है और वो उसे गले से लगा लेता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ गीता चंदा की बहुत देखरेख कर रही थी। गीता के मन में जरा भी भेदभाव नहीं था कि चंदा उसकी खुद की सगी बेटी नहीं। गीता को चंदा से बहुत प्यार था।
सीधे शब्दों में कहे तो चंदा गीता के कलेजे का टुकड़ा थी। चंदा को हल्का सा बुखार भी होता तो रातों रात की नींद गीता की आंखों से उड़ जाया करती। समय का पहिया यूं ही चलता है और देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं और इन 2 सालों में गीता को एक बहुत ही प्यारा सा बेटा होता है। सच में गीता, तुमने मेरा परिवार पूरा कर दिया। किस्मत से तुम मुझे मिली और देखो, तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखते रखते कब तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई मुझे खुद ही पता नहीं चला। और आज मुझे एक बेटा देकर तुमने मुझे सच में इतनी बड़ी खुशी दे दी है जिसकी शायद मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। वो सब तो ठीक है जी, पर मेरी चंदा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। गीता ये बात बोलती ही है कि तभी चंदा हाथों में कुछ गुब्बारे लिए आती है और वो गुब्बारे देते हुए अपनी माँ को कहती है, माँ, मैं मेरे छोटे भाई के लिए ये गुब्बारे तैयार कर रही थी। देखो कितने सारे गुब्बारे लाई हूँ। अब मेरा भाई इससे खेलेगा ना? चंदा की बात सुनकर गीता और सुभाष दोनों ही हंस पड़ते हैं और हंसते हुए सुभाष कहता है, अरे मेरी प्यारी बच्ची, अभी तुम्हारा भाई बहुत छोटा है, वो गुब्बारे तो क्या किसी के भी साथ खेलने के लायक नहीं है। इसी तरह अब हंसी खुशी दिन गुजरते हैं। सुभाष की ज्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन फिर भी गीता सब कुछ बहुत अच्छे से संभालती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते गीता के दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। गुजरते समय के साथ अब सुभाष की भी उम्र हो चली थी, इसलिए सुभाष ज्यादातर बीमार रहा करता था। ऐसे ही एक दिन सुभाष की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं कि तभी सुभाष अपना दम रास्ते में ही तोड़ देता है। सुभाष के जाने के बाद अब घर में काफी उदासी भरा माहौल रहने लगा। साथ ही घर की सारी जिम्मेदारी चंदा के भाई तुषार पर आ जाती है। माँ, दीदी, पिताजी के जाने के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरी पढ़ाई ही क्यों ना छोड़नी पड़े। नहीं तुषार, तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। तेरी पढ़ाई पूरी होने में ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 1 साल है। तू 1 साल मन लगा कर पढ़ाई कर और घर की बिल्कुल भी परवाह मत कर, क्योंकि घर की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी। मैंने अपनी सहेली से बात करी है, वो मेरी कहीं ना कहीं नौकरी लगवा ही देगी। लेकिन दीदी, दुनियादारी क्या कहेगी कि एक सौतेला भाई अपनी बहन पर जुल्म ढा रहा है। दुनियादारी का तो काम है कहना। अगर हम दुनियादारी के भरोसे रहे तो कभी जिंदा नहीं रहेंगे। अरे वैसे भी हमारा पेट ये दुनियादारी नहीं भरती, बल्कि हमारा पेट हमें खुद भरना पड़ता है। चंदा की बात सुनकर तुषार चुप हो जाता है। चंदा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुषार, तू अभी अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर ले। कल को अगर तेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी तभी तो तू कोई अच्छी नौकरी करेगा। अगर बीच में पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी करने लगा तो तेरे पिताजी और तेरी बहन की मेहनत यूं ही पानी में बह जाएगी। चंदा और माँ की बात समझकर तुषार अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने लगता है। इसी तरह सब कुछ शांति से चल रहा था, पर क्या ये शांति यूं ही बरकरार रहने वाली थी? नहीं। ऐसे ही एक दिन शाम के समय चंदा की एक सहेली चंदा के घर आती है, जहां उसकी मुलाकात तुषार से होती है। यार चंदा, तेरे घर में ये लड़का कौन है? बड़ा ही स्मार्ट लग रहा है। ओ हेलो, वो मेरा भाई है। उसको देखकर क्या सोच रही है तू? कहीं तेरे मन में कोई तार तो नहीं छिड़ गया उसे देखकर? नहीं नहीं यार, ये तो कैसी बातें कर रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। देख प्रीति, अगर ऐसा नहीं है तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चंदा अपनी सहेली को अच्छे से समझा देती है, लेकिन प्यार कहाँ मानने वाला था। प्रीति और तुषार एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अब वो दोनों एक दूसरे से छुपते छुपाते मिला करते। पर जब इस बारे में चंदा को पता चलता है तो वो तुषार पर काफी गुस्सा होती है, जिस पर तुषार कहता है, दीदी, इसमें क्या गलत है? आप भी प्रीति को जानती हैं कि वो कितनी अच्छी और होनहार लड़की है। अगर वो इस घर की बहू बन गई तो क्या खराबी है? मेरे छोटे, मेरे प्यारे भाई, वो लड़की बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रही कि तू उसके साथ अपना फ्यूचर नहीं देख सकता। मैं बस तुझे इतना कह रही हूँ कि तू अपनी शादी से पहले अपने करियर पर ध्यान दे। तू चाहता है ना उससे शादी करना? मैं तेरी शादी उससे करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुझे तेरा करियर देखना होगा। चंदा की बात सुनकर गीता को भी उसकी बात ठीक लगती है और गीता भी अपने बेटे को काफी समझाती है, जिसके बाद तुषार खूब मेहनत करता है और एक बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर लग जाता है।
पर खुद की शादी करने से पहले तुषार अपनी बड़ी बहन चंदा की शादी जल्दबाजी में एक ऐसे घर में करवा देता है जहां शायद चंदा की किस्मत बननी नहीं बिगड़ने वाली थी। शादी कर चंदा अपने ससुराल में आती है जहां उसकी सास और पति बहुत क्रूर थे, लेकिन फिर भी चंदा अपनी जिंदगी वहीं गुजारने को तैयार थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ तुषार भी अपने काम और परिवार में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपनी बहन पर ध्यान नहीं देता। ऐसे ही एक दिन तुषार प्रीति के साथ घर आता है और तुषार और प्रीति को देख गीता अपने बेटे तुषार से कहती है, आखिरकार तू भूल ही गया अपनी बहन को। तूने ये दिखा ही दिया कि तू गरीब बहन का अमीर सौतेला भाई है। अरे उसने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ना जाने क्या क्या किया, लेकिन तूने क्या किया उसके साथ? एक ऐसे घर में उसे ब्याह दिया जहां उसकी कोई कदर नहीं। माँ, आप क्या कह रही हैं? अरे मैंने तो दीदी की एक अच्छे घर में शादी करी है, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छे घर में शादी करी है? अरे उसका पति दारू पीकर पड़ा रहता है, उसकी सास उस पर अत्याचार करती है, खाने को उसके घर में राशन नहीं है, और तू कहता है कि तूने अच्छे घर में शादी करी है। तूने आज ये साबित कर ही दिया कि सौतेला भाई सिर्फ सौतेला ही होता है। माँ जी, ये आप क्या कर रही है? मुझे माँ कहने का हक अभी तूने प्राप्त नहीं किया है, इसलिए मुझे माँ मत कहना। माँ, आप जो कुछ कह रही हैं, अगर वो सच है तो मैं अपनी बहन को अपने घर वापस ले आऊंगा। वो मेरे लिए बोझ नहीं है। अगर वो तुझ पर बोझ नहीं होती तो तू इतनी जल्दबाजी में उसकी शादी ना करता। अरे तूने अपने लिए मेरी बेटी को काले अंधेरे में झोंक दिया। इतना बोलकर गीता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं अब तुषार को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो पहुंच जाता है अपने बहन के घर, जहां वो अपनी बहन को ऐसी हालत में देख काफी दुखी होता है। इसके बाद वो अपनी बहन को अपने घर आने के लिए कहता है, लेकिन चंदा घर आने से मना कर देती है। नहीं भैया, तू अपने घर रहे और मैं अपने घर। शादी के बाद बेटी का घर उसका मायका नहीं बल्कि उसका ससुराल होता है। क्या हुआ अगर मेरा पति नशे में रहता है तो? अरे मैं खुद के परिवार का पालन पोषण कर सकती हूँ। ठीक है दीदी, अगर आप घर नहीं आएंगे तो मत आइए, लेकिन आप मेरी कंपनी में मेरी असिस्टेंट बनकर काम करेंगी, और अगर किसी ने आपको काम करने से रोका तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुषार अब इनडायरेक्टली चंदा के घर वालों को धमकी देकर जाता है, जिसके बाद अब चंदा तुषार के असिस्टेंट बनकर काम करने लगती है और अपने घर के हालातों को सुधारने लगती है। तो वहीं अब उसका पति भी धीरे धीरे सुधरने लगता है और मेहनत मजदूरी करने लगता है, और इस तरह गरीब बहन का अमीर सौतेला भाई आखिरकार उसके काम आ ही जाता है।